अच्छा। और और बालकृष्ण भट्ट। हाँ, और बस। आचार्य। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। हाँ। रामचंद्र शुक्ल भी हैं। चलो, याद तो है कुछ आलोचकों का नाम, इतना काफी है। हम उस समय क्या बता रहे थे, छायावाद युग के छायावाद युग में जो स्वच्छंदतावादी आलोचना है, हम पिछले क्लास में वही बता रहे थे कि छायावाद युग में स्वच्छंदतावादी आलोचना का प्रादुर्भाव हुआ और उसमें 3 मुख्य आलोचकों का हम नाम बताए थे। एक बताए थे नंद दुलारे वाजपेयी, दूसरा बताए थे शांति प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, और तीसरा डॉक्टर नगेंद्र। ये 3 आलोचकों का नाम हम बताए थे। और इसके अलावा मनोवैज्ञानिक आलोचना पे प्रकाश डाल चुके थे और ऐतिहासिक सांस्कृतिक आलोचना की हम चर्चा किए थे ना, पिछले क्लास में हम यहाँ तक पहुंचे थे। हाँ, तो हम ये देखते आए हैं कि ये परंपरा छायावाद युग में जो चल रही थी वह फिर प्रगतिवाद युग की तरफ मुड़ी, और प्रगतिवाद की तरफ जब मुड़ी तो छायावादी कभी क्या कर रहा था, वो कल्पना लोक में विचरण कर रहा था, और उसकी जितनी भी रचनाएं हैं छायावादी युग की, वो एक तरह से कल्पना लोक की रचनाएं हैं। उसमें यथार्थवाद का पुट बहुत कम है। कामायनी को भी यदि आप लोग देखेंगे तो कामायनी को हम ये नहीं कह सकते कि वह पूर्णतः काल्पनिक है उसमें काल्पनिक कहानी, लेकिन वह एक आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की तरफ जाती हुई रचना है। ऐसे कामायनी को हम उत्कृष्ट रचना मान सकते हैं, क्योंकि उसमें वस्तुतः जिस तरह से प्रसाद जी ने वर्णन किया है, उसमें वर्तमान समय की घटनाओं का भी उन्होंने 1936 में ही वर्णन कर दिया है। जिस तरह से उन्होंने बार बार बुद्धि पर हृदय की विजय दिखाई है, और जब उसमें यह दिखाया है कि बुद्धि ने जब जब मनुष्य को ये अपने ऊपर अंकुश लगाने की छूट दी है मनुष्य ने बुद्धि को, तब तक मनुष्य ह्रास हुआ है, मनुष्य का ह्रास हुआ है। कामायनी में ये दिखाया गया है। और जब ये मनुष्य ने हृदय की शरण ली है, मानवता विजयी हुई है। तो इस बात का खुलासा जयशंकर प्रसाद जी ने 1936 में ही कर दिया था। कामायनी को हम पूर्णतया काल्पनिक रचना नहीं मान सकते। हम छायावाद युग को जैसे हम कह देते हैं कि कल्पना लोक का साहित्य है, हम मानते हैं कि छायावाद युग अधिकांशतः कल्पना लोक का साहित्य है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं प्रगतिवाद के तत्व मिलते हैं। और प्रत्येक युग का अंत होते होते उसके आने वाले युग के उसमें कहीं ना कहीं विशेषताएं दिखाई पड़ने लगती हैं। इसी तरह से आप समूचे युग को देखिए, पूरे एक तरह से युग को प्रकाश डालिए, चाहे वो साहित्य के, पहले साहित्य के क्षेत्र में देखिए ना, आप आदिकाल को उठाइए, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ आदिकालीन प्रवृत्तियां है, उसमें खड़ी बोली का प्रादुर्भाव का संकेत मिलने लगा था अमीर खुसरो की रचनाओं के माध्यम से। इसका मतलब क्या कि 500 वर्ष पहले ही ये प्रमाणित हो गया था कि भविष्य में खड़ी बोली जैसी कोई शब्दावली आएगी इस धरती पर। अमीर खुसरो ने जब खड़ी बोली की रचना कर दी कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे, इस पहेली की शुरुआत अमीर खुसरो ने की थी आज से 100 साल पहले। तो उन्होंने इस जो शब्दावली में लिखा, खड़ी बोली की शब्दावली में लिखा, तो इसने ये प्रमाणित किया कि आगे आने वाले युग में यह जो खड़ी बोली है वह भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होगी। तो यानी कि आज के बीच समय का बीज उस साल में ही अंकुर के रूप में सुरक्षित था, बाद में प्रस्फुटित हुआ। उसी तरह से प्रत्येक युग का अंत अपने आने वाले युग की आहट संजोए रहता है। तो उसी तरह से छायावाद युग में भी अपने आने वाली जो प्रगतिवाद की युग की आहट है वह उसमें निहित थी। ऐसा नहीं है कि वह पूर्णतः कल्पना लोक का साहित्य है, कल्पना है, अधिकांशतः कल्पना लोक है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं प्रगतिवाद और यथार्थवाद का पुट है। यदि हम राम की शक्ति पूजा को उठाएं तो उसके यथार्थवाद से कौन इनकार कर सकता है? सरोज स्मृति को उठाएं तो उसके यथार्थवाद से कौन इनकार कर सकता है? यानी कि छायावाद युग में भी हम कहीं ना कहीं यथार्थ का श्री गणेश मानते हैं।
उसी का जो विस्तार हुआ वो प्रगतिवाद युग में हुआ। तो प्रगतिवादी युग को पूर्णतः यथार्थवादी माना जाता है, क्योंकि प्रगतिवाद में मूलतः जो सर्वहारा वर्ग था, सर्वहारा वर्ग को लेकर के इस युग में रचनाएं हुई। प्रगतिवाद का जो जीवन दर्शन था वो मार्क्सवाद से प्रभावित था। इस युग के अधिकांशतः रचनाकार मार्क्स से प्रभावित थे। मार्क्स क्या कहता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इसका दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इस दर्शन के अनुसार जगत की प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी तत्व विद्यमान रहते हैं और उसमें निरंतर द्वंद्व चलता रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि दोनों परस्पर विरोधी तत्वों में संतुलन स्थापित हो जाता है और यही साम्यावस्था में परिणत हो जाता है। इसी साम्यावस्था का मार्क्सवाद या कहे कि प्रगतिवाद वर्णन करता है। मार्क्सवाद मूलतः इसी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। समझ रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ मैम, समझ में आ रहा है कि मार्क्सवाद क्या है? देखिए, हाँ समझ में तो आ रहा है। मार्क्सवाद अपने समय में एक जबरदस्त आंदोलन था। मार्क्स कोई बहुत बड़ा राजनीतिक नहीं था, कोई बहुत बड़ा पूंजीवादी नहीं था, वो एक दार्शनिक था, लेकिन उसने जो दर्शन प्रस्तुत किया उसका प्रभाव समूची दुनिया पर पड़ा। और उसने सबसे पहले निम्न वर्ग के मजदूरों के कल्याण के लिए काम किया। उसी ने नारा दिया था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। और उसने यह भी कहा था कि जो धर्म है वह एक अफीम का काम करता है। मनुष्य को अफीम को जैसे खिला दिया जाए तो वो नशे में पागल हो जाता है, उसी तरह से धर्म एक अफीम की तरह होता है। मार्क्स ने ये कहा। उसने पूर्णतया मानवता पर बल दिया और मानव पर बल दिया। ठीक है, हम मार्क्स की बात कर रहे हैं, हम किसी की व्यक्तिगत आस्था का यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं और न किसी की व्यक्तिगत आस्था को खंडित करने का मेरा कोई प्रश्न है। हम मार्क्स की बात कर रहे हैं, मार्क्सवाद की बात कर रहे हैं। उस पर हम ये कह रहे हैं कि उसका विचार क्या था और उसका ध्येय क्या था। उसका ध्येय बहुत ही पवित्र था। उसने सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए काम किया था और इसलिए उसे जो उचित लगा उसका प्रतिपादन उसने अपने दर्शन में किया। ठीक है, तो ये जो बात है सर्वहारा वर्ग के उत्थान की बात, ये मार्क्सवाद ने किया और इसी की परिणति साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद के रूप में सामने आती है। ठीक है, तो ये जब प्रगतिवाद जब प्रगतिवाद आया हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य में, तो मात्र कविताओं को ही नहीं अपितु आलोचना को भी इसने प्रभावित किया। अब नामवर सिंह जो है हिंदी के सबसे महान आलोचक, वो क्या है? मार्क्सवादी है ना? बहुत बड़े मार्क्सवादी आलोचक थे डॉक्टर नामवर सिंह। तो मार्क्सवाद एक उत्कृष्ट धारा के रूप में हमारे सामने आया हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, और प्रगतिवादी समीक्षकों में बहुत सारे आलोचकों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें से कुछ के नाम है प्रकाश चंद्रगुप्त। लिख लीजिएगा, यदि आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, बार बार कहते हैं, लिख लीजिएगा इसको। मार्क्सवादी आलोचकों के नाम: प्रकाश चंद्रगुप्त, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, शिवदान सिंह चौहान, नेमी चंद्र जैन, अमृत राय, रांगेय राघव और डॉक्टर नामवर सिंह। इतने सारे मार्क्सवादी आलोचक हिंदी साहित्य जगत में हुए, जिन्होंने मार्क्सवाद को केंद्र बना करके, सामान्य जनता को केंद्र बना करके, सर्वहारा को केंद्र बना करके अपनी आलोचनाओं का सूत्रपात किया। ठीक है, हेलो, हाँ। तो अब हम एक एक करके तुम लोग को बता रहे हैं कि प्रकाश चंद्रगुप्त ने कौन कौन सी मुख्य रचनाएं लिखी और उनकी रचनाओं की क्या क्या विशेषता थी। प्रकाश चंद्रगुप्त ने नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा साहित्य धारा आदि कृतियों में प्रगतिवादी दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य की नवीन प्रवृत्तियों का मूल्यांकन किया। इसके बाद शमशेर बहादुर सिंह, वह तो वस्तुतः ये कवि है,
शमशेर बहादुर सिंह की आप लोगों ने बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी, लेकिन इन्होंने आलोचना का भी श्री गणेश किया। कुछ लिखा आलोचना इन्होंने भी, जैसे कि इन्होंने लिखा कुछ गद्य रचनाएं और कुछ और गद्य रचनाएं के नाम से इन्होंने दो आप में इनका सारा आलोचना का जो समीक्षा का सिद्धांत है वो संकलित है एक साथ। दो आप पुस्तक में लिख लीजिएगा, दो आप पुस्तक में इनका सारा समीक्षा सिद्धांत संकलित है शमशेर बहादुर सिंह का। ठीक है, तो इन्होंने शमशेर बहादुर सिंह ने बहुत सारे समीक्षात्मक निबंध समय समय पर प्रकाशित किए, जिसमें इन्होंने अपने समकालीन कवियों और लेखकों का आलोचना किया। इनके समकालीन बहुत सारे थे, जैसे कि निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, बालकृष्ण राव, कैफी आजमी, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, बहुत सारे लोग थे जिनके संबंध में इन्होंने अपने निबंधों में प्रकाश डाला है। मार्क्सवाद को लेकर के यदि हम बात करें तो दो मुख्य आलोचकों को लेकर के यदि हम बात नहीं करेंगे तो यह अध्ययन हमारा अधूरा रह जाएगा। एक है रामविलास शर्मा और दूसरा डॉक्टर नामवर सिंह। यदि हम दो आलोचकों को नहीं उठाएंगे तो हम मार्क्सवादी आलोचना को हम समझ नहीं पाएंगे। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण आलोचक हैं। रामविलास शर्मा ने तो सैकड़ों ग्रंथों की रचना की है आलोचना के क्षेत्र में। इनका मुख्य ग्रंथ आप लोग को कुछ पता है कौन कौन से हैं? एक दो नाम भी पता है बिना पढ़ाए बताइए तो। याद है? कुछ पता है कि रामविलास शर्मा ने कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की? हमें तो लग रहा है कि एक दो नाम तो याद रहना चाहिए। हाँ, जैसे प्रगति और परंपरा था इसका। हाँ हाँ रामविलास शर्मा का। हाँ, और फिर था लोक जीवन और साहित्य। एक बहुत महत्वपूर्ण किताब हम लोग भूल रहे हैं, प्रेमचंद और उनका युग और भारतेंदु और उनका हिंदी नवजागरण। ये सब तो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। भारतेंदु युग और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला पर 3 खंड इनका है। बहुत महत्वपूर्ण आलोचक हैं ये। तो इनके हम रचनाओं का नाम बता रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। प्रेमचंद और उनका युग 1952 में लिखा गया। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा इन्होंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना लिखा। निराला की साहित्य साधना क्रमशः 3 खंड में प्रकाशित है, 1969, 72 और 76 में। इसके बाद भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास, परंपरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, ये सब इनकी व्यवहारिक समीक्षाएं हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। और इसमें इन्होंने मार्क्सवादी दृष्टि से भाषा, साहित्य, समाज, इतिहास सभी के संबंध में गंभीर चिंतन किया है। इन्होंने एक लिखा था कि भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, ये उनके मृत्यु से 1 वर्ष पहले प्रकाशित रचना है। भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है ये किताब। इसमें इन्होंने भारत राष्ट्र के निर्माण और भारतीय संस्कृति के विकास में जो हिंदी प्रदेश की निर्णायक भूमिका है उसका इन्होंने विस्तृत विवेचन किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा मात्र मार्क्सवादी आलोचक ही नहीं है, अपितु इन्होंने भारतीय संस्कृति का भी विशद वर्णन किया है। मध्य एशिया और वैदिक काल इनकी लिखी हुई पुस्तक है, आप पढ़ के देखिए, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। तो ये इन्होंने जो रचनाएं की, इन्होंने जो देन दी, बहुत ही गंभीर देन इन लोग हिंदी साहित्य में मानी जाएगी। और ये मार्क्सवाद के प्रति इनकी जो धारणा है, जो इनकी श्रद्धा है, वह अविचल थी और जीवन भर रही। और 1941 से आरंभ करके सन 2000 तक इन्होंने अपनी लेखनी को कभी विराम नहीं दिया। और इस अवस्था में इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को हिंदी साहित्य को देन के रूप में दिया। ठीक है, और इसी भावधारा से प्रभावित होकर के बाद में डॉक्टर नामवर सिंह ने भी अपनी आलोचना का सूत्रपात किया। इनसे बहुत सारे आलोचक प्रभावित हुए, डॉक्टर नामवर सिंह इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे।
ये सब आलोचक मील के पत्थर हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, ये सब मील के पत्थर आलोचक हैं। इनकी आलोचना को नकार करके हिंदी साहित्य का कोई भी विद्यार्थी या कोई भी शोधकर्ता या कोई भी साहित्यकार आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो आप लोग रामविलास शर्मा के कम से कम 2-3 पुस्तकों का अध्ययन जरूर करें। एक प्रेमचंद और उनका युग, और दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, और तीसरा भारतेंदु युग। इन 3 पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करें। अभी आप लोग एमए के छात्र हैं, कम से कम एमए में भी कम से आप लोग को इन 3 पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। बाद में आप लोग रिसर्च में जाइएगा, आगे बढ़िएगा तो और अध्ययन करिएगा, लेकिन कम से कम एमए के स्तर पर ये सब एक आधार ग्रंथ के रूप में काम करेंगे, जो कि आपको बहुत लाभान्वित करेंगे। ठीक है, हेलो हेलो, अब हेलो, उधर से आवाज तुम लोग की नहीं आ रही है। हाँ मैम, हाँ, रिस्पॉन्स म्यूट दिया किए करो, हुए हैं। नहीं तो हम सोचते हैं कि तुम लोग चले गए या फिर कुछ कट गया क्या, इसलिए रिस्पॉन्स दिया करो बीच बीच में। ठीक है, ठीक। मुक्तिबोध इसके, आवाज आ रही है। हाँ बोलो। इसके बाद एक महत्वपूर्ण आलोचक रहे मुक्तिबोध। मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे कवि हैं। इनकी अंधेरे में कविता आप लोगों ने पढ़ी होगी, और उस एक ही कविता को पढ़कर अनुमान लगा लिया होगा ये कितने उत्कृष्ट स्तर के कवि थे। अंधेरे में कविता जो 54 पृष्ठ या 52 पृष्ठ की कविता है, उस कविता के द्वारा आप लोगों ने उनका समूचा वैचारिक परिप्रेक्ष्य समझ लिया होगा कि वो कितने महत्वपूर्ण कवि थे अंधेरे में, और कितना उन्होंने सूक्ष्म वर्णन किया है। फैंटेसी के कवि रहे हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे, बहुत ही सारगर्भित कविताएं इन्होंने लिखी है। 2-3 इनकी कविताएं हैं, एक भूल गलती, एक ब्रह्म राक्षस और एक अंधेरे में। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण कविताएं हैं इनकी। हम अंधेरे में की बात करते हैं, अंधेरे में की चर्चा अधिकांशता होती है। यहाँ पर हम उनकी कविताओं में नहीं जाएंगे। मुक्तिबोध एक आलोचक के रूप में भी प्रगतिवादी युग में सामने आए थे। हम उनकी आलोचना दृष्टि पर विचार करेंगे। इन्होंने 2-3 किताबें बड़े बड़े उत्कृष्ट लिखी है आलोचना की, ज्यादा नहीं लिखी, लेकिन 2-3 ही लिखी, बड़े उत्कृष्ट लिखी। एक कामायनी, एक पुनर्विचार, एक लिखा है नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, और एक नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। यह इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कामायनी एक पुनर्विचार में इन्होंने ये लिखा है कि यदि कामायनी को फिर से उस पर विचार किया जाए, कामायनी एक ऐसी रचना है जिस पर प्रकाश डाले बगैर कोई भी आलोचक आगे बढ़ा ही नहीं है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी एक ऐसी रचना है जिस पर प्रकाश डाले बिना कोई भी आलोचक आगे नहीं बढ़ सकता। उसे हिंदी साहित्य की यदि आलोचना करनी है तो वह कामायनी को केंद्र में जरूर लाएगा, एक बार उस कृति पर नजर जरूर दौड़ाएगा। इतनी महत्वपूर्ण कृति है कामायनी। मनुष्यता के संपूर्ण सवालों का जवाब देने में समर्थ है कामायनी। चिंता से लेकर के आनंद सर्ग की जो यात्रा है वह मनुष्य के संपूर्ण मनोभावों की यात्रा है। मनुष्य चिंता से कैसे आनंद तक की यात्रा कर सकता है, इस संपूर्ण दिग्दर्शन को प्रस्तुत करता है कामायनी। तो कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध ने भी लिखा कि कामायनी को यदि मैं पढ़ रहा हूँ, यदि मैं लिखता तो कैसे लिखता। पंत जी ने भी कामायनी के लिए लिखा है कि यदि मैं कामायनी लिखता, यानी कि उन्होंने कामायनी पे बहुत लोगों ने विचार किया। पंत जी तो लिखते हैं कि यदि मैं कामायनी लिखता तो शायद उसका अंत उस तरह से नहीं कर पाता जिस तरह से जयशंकर प्रसाद ने किया है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। तो ये चीज और यही जब तीनों चीज मिल जाते हैं तो आनंद की सृष्टि होती है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि उसके जीवन में ज्ञान, क्रिया और इच्छा, ये तीनों धाराएं बिल्कुल अलग अलग दिशा में बहती हैं। ये एक जगह
एक जगह इकट्ठा होकर रहती ही नहीं है, और इसी कारण मनुष्य हमेशा दुख में रहता है। और यही कामायनी बताती है कि यदि ये तीनों मिल जाए तो उसी क्षण आनंदवाद की सृष्टि हो जाएगी। कामायनी शैव दर्शन पर आधारित है। तो ये सारी जो मूलभूत बातें हैं वह कामायनी एक पुनर्विचार में मुक्तिबोध ने बहुत गहराई से व्यक्त किया है। तो इनकी बहुत महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ है कामायनी एक पुनर्विचार। इसके अलावा इन्होंने नई कविता का आत्मसंघर्ष एक लिखा निबंध, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। नई कविता पर इन्होंने प्रकाश डाला कि नई कविता का प्रस्फुटन क्यों हुआ, आखिर नई कविता नाम दिया गया नई कविता, तो क्या पुरानी कविताओं से नई कविताएं कुछ मायने में भिन्न है क्या कि उसका नाम दिया गया नई कविता। जैसे कहानी के क्षेत्र में एक चला आंदोलन नई कहानी, उसके 3 प्रणेता हुए थे, कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। तो क्या पुरानी कहानी से कुछ इनमें नयापन था क्या कि इनका नाम पड़ा नई कहानी। उसी तरह से नई कविता नाम पड़ा, तो क्या नई कविता में कुछ ऐसा था क्या कि जिससे कि वो पुरानी कविताओं से अलग हो था। नई कविता में एकांतता पर, व्यक्तिवाद पर ज्यादा बल दिया गया। उसमें ये व्यक्ति को एक इकाई माना गया, समाज को नहीं। व्यक्ति के अहम की ज्यादा प्रतिष्ठा है नई कविता में। कवियों ने व्यक्ति को समाज से ऊपर माना है। तो ये अज्ञे खुद कहते हैं। नदी के दूध कविता पढ़िए, आप पता चल जाएगा कि उन्होंने किस तरह से उन्होंने व्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा की है। नई कविता के कवि व्यक्तिगत धाराओं की प्रतिष्ठा की है, व्यक्तिगत भाव की प्रतिष्ठा करते हैं। तो ये सब बातें, बहुत सारी बातें मुक्तिबोध ने इन सब निबंधों में प्रकाशित की हैं। तो ये सब पुस्तकें बाद में पढ़िएगा आप लोग। अभी कुछ आलोचना ग्रंथों का ही नाम देख लीजिए। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण आलोचक आए हैं, शिवदान सिंह चौहान। इन्होंने प्रगतिवाद पर सबसे पहले विचार किया। 1946 में लिखी हुई इनकी रचना है प्रगतिवाद। इन्होंने लिखा ही है प्रगतिवाद पर, शिवदान सिंह चौहान। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे आलोचना ग्रंथों की रचना की, जिसमें साहित्य की परख, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्यानुशीलन, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं, इनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इन्होंने आलोचना पत्रिका का संपादन भी किया था। आलोचना पत्रिका जो बाद में बहुत महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य जगत की आलोचना पत्रिका है, महत्वपूर्ण पत्रिका है। इसका संपादन नामवर सिंह ने भी वर्षों किया था, और अभी डॉक्टर अरुण कमल जी कर रहे हैं इसका प्रकाशन। तो ये सारी शिवदान सिंह चौहान ने भी कुछ दिनों के लिए इसका प्रकाशन किया था, कुछ वर्षों के लिए। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण हमारे यहाँ आलोचना हुए प्रगतिवादी युग में। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैम। हाँ, आवाज मेरी जा रही है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ, समझ में आ रहा है कि आलोचना का क्या मानदंड है प्रगतिवाद युग में, और किस तरह से आलोचना समझ तो आ रहा। समझ में आ रहा है? चलिए, समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे आलोचना प्रगतिवाद युग में आगे बढ़ी। बताइए तो प्रगतिवाद की होगी कि और कुछ आलोचकों का नाम जो अभी पढ़ाए हैं? खाली आलोके बोल रहे हैं, और सब लोग कहाँ हैं? इसमें नीतीश कुमार का नाम दिखाई पड़ रहा है, और भी बहुत लोगों का नाम दिखाई पड़ रहा है। सब लोग कहाँ हैं? हेलो, उधर से और किसी का रिस्पांस नहीं आ रहा है? देखिए बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हाँ मैम, हाँ, किसी का रिस्पांस नहीं आ रहा है उधर से। म्यूट है ना मैम? नहीं तो बीच बीच में ऑन कर लिया करिए आप लोग। हाँ बोलिए मैम, आवाज आ रही है। हाँ, आप लोग समझे कि अभी हम प्रगतिवादी आलोचना के बारे में पढ़ा रहे हैं। आप लोग बता पाएंगे कि कुछ प्रगतिवादी आलोचकों के नाम, आलोक के अलावा दूसरे कोई और बताए? प्रकाश चंद्र गुप्त एक है मैम, हाँ शिवदान सिंह चौहान, हाँ
और नवंबर सिंह। चलिए ठीक है, चलिए कम से कम कुछ याद तो है, समझ रहे हैं। हाँ नेमी मैम, चंद, कुछ कुछ। हाँ पढ़ते रहिए। नेमी चंद्र जैन एक अन्य समीक्षक हुए हैं जिनको कि मार्क्सवाद में इनकी आस्था रही है। इन्होंने तार सप्तक में भी काम किया था। 1943 में प्रकाशित तार सप्तक के अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा था, साहित्य में प्रगतिशीलता में मेरा विश्वास है और उसके लिए एक सचेष्ट प्रयत्न का भी मैं पक्षपाती हूँ, किंतु कला की सच्ची प्रगतिशीलता कलाकार के व्यक्तित्व की सामाजिकता में है, व्यक्तिहीनता में नहीं। इन्होंने यह कह दिया कि सामाजिकता में ही कलाकार के व्यक्तित्व की सार्थकता है। सामाजिकता से अलग हट करके ये कलाकार को नहीं देखना चाहते। इन्होंने बहुत सारे आलोचना ग्रंथों की रचना की, जैसे अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य, जनांतिक, भारतीय नाट्य परंपरा, दृश्य अदृश्य, रंग परंपरा, रंग कर्म की भाषा, तीसरा पाठ, इनके महत्वपूर्ण, ये सब इनके महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथ हैं। ठीक है, इसके बाद अमृत राय, आवाज मेरी जा रही है? हेलो? यस मैम। अच्छा, इसके बाद यस मैम, आ रही है आवाज। एक और महत्वपूर्ण आलोचक हुए हैं अमृत राय। अमृत राय ने नई समीक्षा 1943 में लिख करके अपनी समीक्षा का श्री गणेश किया। और इनकी महत्वपूर्ण, अमृत राय कौन थे पता है? प्रेमचंद के बेटे, प्रेमचंद के पुत्र हैं अमृत राय। इन्होंने भी बहुत सारे महत्वपूर्ण आलोचना कृतियों का सूत्रपात किया, जिसमें सहचिंतन, आधुनिक भावबोध की संज्ञा, विचारधारा और साहित्य इनकी महत्वपूर्ण समीक्षात्मक कृतियां हैं। इन रचनाओं में इन्होंने साहित्य की आधुनिक समस्याओं पर प्रगतिशील दृष्टिकोण से विचार किया है। ये अपने आप को एक मानवतावादी लेखक मानते हैं और ये कहते हैं कि मानवतावादी साहित्य, आज का मानवतावादी साहित्य, जहां वह रचनाकार के सामाजिक सरोकार का लेखन है, केवल सद्भावनाओं के उद्घोष का साहित्य नहीं रह गया है, सामाजिक न्याय का स्वर उसका आवश्यक अंग है। उत्तरोत्तर यही स्वर तीव्र से तीव्रतर होता गया। इस देखिए, वो ये कहते हैं कि केवल और केवल सद्भावनाओं का उद्घोषक साहित्य को नहीं होना चाहिए, अपितु सामाजिक सरोकारों, जो सामाजिक न्याय का जो स्वर है वो भी साहित्य में होना जरूरी है। केवल और केवल हम सद्भावनाओं का वर्णन कर ले यदि साहित्य में, तो उतना ही पर्याप्त नहीं है। सामाजिक न्याय का तीव्र स्वर साहित्य में होना जरूरी है। दिनकर के रचनाओं में या बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिनके रचनाओं में यह सामाजिक न्याय की जो मांग है उनके रचनाओं में बहुत प्रखर रूप से मुखरित है। जैसे दिनकर कहते हैं कविता में ना कि श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। कितना बड़ा व्यंग किए हैं दिनकर कि श्वानों को, यानी कि जो कुत्ते हैं जो जिन्हें पाले जाते हैं, उन्हें दूध भात खिलाया जा रहा है, और जो गरीब अधनंगा भिखारी है वो तो मनुष्य है ना, कम से कम उस कुत्ते से तो ऊपर उठकर है, लेकिन उसको लोग धुतकार दे रहे हैं। ये कैसी मानवता है? श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, जो गरीब के बच्चे हैं वो भूखे अकुला रहे हैं। ये कितना बड़ा चोट किए हैं रामविलास शर्मा। तो इसी सामाजिक न्याय की मांग साहित्यकार को करनी चाहिए अपने साहित्यिक रचना से। इसकी ओर बात करते हैं अमृत राय जी। जब तक से साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक न्याय की मांग नहीं करेगा, केवल सामाजिक सद्भावना की ही बात करते रहेगा, तो उसके साहित्य का कोई महत्व नहीं रह पाएगा। उसमें सामाजिक न्याय की मांग का स्वर तीव्र होना चाहिए। नागार्जुन में भी तीव्र है, त्रिलोचन में तीव्र है, इसलिए ये लोग जन कवि कहे जाते हैं। जनता के निकट है ये सारे कवि, क्योंकि इनकी रचनाओं में सामाजिक न्याय के मांग का स्वर तीव्र है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण आलोचक आते हैं प्रगतिवादी रांगेय राघव। रांगेय राघव जी मार्क्सवाद के प्रति आस्था रखते हैं।
लेकिन इनके पास उसके प्रति दुराग्रह नहीं रखते हैं। ऐसे इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, जिनमें से कुछ के नाम है आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली पुस्तक, उनके समीक्षक, और इसके बाद है आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, काव्य कला और शास्त्र, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, समीक्षा और आदर्श, काव्य यथार्थ और प्रगति, काव्य के मूल्य विवेच। ये सब रंगे राघव जी की आलोचना ग्रंथ हैं। 39 वर्ष के कम आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को बहुत कुछ दिया अपने अल्प समय में ही, तो इसके लिए इन्हें याद किया जाता रहेगा। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण आलोचक हुए हैं हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ आलोचक नामवर सिंह। इनसे तो हिंदी का बच्चा बच्चा परिचित होगा, नामवर सिंह से। इनकी रचनाओं का, इनके आलोचनात्मक रचनाओं का मूल्यांकन सहज संभव नहीं है। कुछ कृतियों के नाम हम बता रहे हैं, आप लोग देखिएगा। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, ये सब इनकी प्रख्यात समीक्षात्मक कृतियां हैं नामवर सिंह की। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, यह तो उन्होंने एमए करते समय ही लिखा था इस किताब को, और बहुत ही ज्यादा चर्चित हुआ था उस समय, क्योंकि इन्होंने प्रमाणित किया था कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का भी योगदान है। तो ये काशी हिंदी विश्वविद्यालय के छात्र रहे थे लेकिन बाद में बीएचयू के अध्यक्ष भी हुए, विभागाध्यक्ष भी बने, और लेकिन इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की, जिसके चलते आलोचना के क्षेत्र में इनको हमेशा याद किया जाता रहेगा। और इसके बाद नामवर सिंह की और अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद। दूसरी परंपरा की खोज में इन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु रहे थे, उनके बारे में दूसरी परंपरा की खोज में इन्होंने प्रकाश डाला है हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन के बारे में। और इन्होंने इसके अलावा भी आलोचना पत्रिका का संपादन किया बहुत वर्षों तक। जेएनयू के हिंदी विभाग में कार्यरत थे। इसके बाद ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के कुलाधिपति भी रहे। तो 2012 में इनकी आशीष त्रिपाठी, जो बीएचयू के ही प्रोफेसर हैं, उनके संपादन में ही इनकी 2 किताबें प्रकाशित हुई, आलोचना और विचारधारा तथा साहित्य की पहचान। तो ये सारे इनकी कृतियां हैं। हिंदी साहित्य को इनकी आलोचना में के क्षेत्र में देन अप्रतिम है, और नामवर सिंह अब इकलौते वह सूर्य है जिससे कि हिंदी आलोचना वर्षों तक प्रकाशित होती रहेगी। ठीक है। इसके बाद विश्वंभर नाथ उपाध्याय प्रगतिशील आलोचकों में आते हैं। इन्होंने भी बहुत सारे समीक्षा ग्रंथों की रचना की, और इनका भी देन महत्वपूर्ण है। आप लोग अभी भी हम बताए नामवर सिंह के पुस्तकों का नाम, आप लोग 2-3 पुस्तकों का भी नाम बताइए तो उधर से अभी एक बताएं।